What's up, guys? How are you? Hope all are you doing good. So today is day 3 and it is your lecture number 2, in which we are trying to cover many topics like what type of C instructions and what is its use and how to declare it and so many other topics. So let's start from the topic C instructions. Okay. So let's start. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सी इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद में वो कितने टाइप्स के होते हैं हम ये समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सी इंस्ट्रक्शन से। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन होता क्या है? इंस्ट्रक्शन को हम लोग अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि किसी आदमी को कोई एक पर्टिकुलरली वो देना कि आप ये काम कर दो, या ऐसे कह सकते हैं किसी को कोई आदेश देना। ठीक है, आदेश जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो आदेश को हिंदी में इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं। तो क्या करता है, प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट को लिखना जो इंस्ट्रक्शन दे कंपाइलर को कि आप इसको एग्जीक्यूट करें, उसको हम लोग बोलते हैं सी इंस्ट्रक्शन। ओके, तो सी इंस्ट्रक्शन ये होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सी इंस्ट्रक्शन, टाइप्स इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ओके, फर्स्ट टाइप है हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। दूसरा है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और जो तीसरा है वो है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तीसरा हमारा कौन सा है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब इनका सबसे पहले हम पर्पज जान लेते हैं कि इनका पर्पज क्या है, इनका जो बेसिक यूज है वो क्या हो रहा होगा हमारे कोड के अंदर। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का यूज है जो हम वेरिएबल बनाएंगे टू डिक्लेयर द वेरिएबल, टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का जो टाइप है, जैसे आप बनाते हैं ना इंट ए, तो इसमें ये जो इंटीजर है ये इसका टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है कि ये जो ए होगा हमारा ये इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मेन यूज होता है। दूसरा है हमारा अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक क्या है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को लगाने के लिए हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहे होंगे। तो इसको बेसिकली ऐसे लिखेंगे, टू परफॉर्म अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। और थर्ड है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो कंट्रोल क्या है? बेसिकली कंट्रोल को हिंदी में क्या अपन लोग बोलते हैं कि किसी चीज को मतलब रोकना। ठीक है, कि वो कितने टाइम पे होगी, उसका क्या यूज होगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स। लाइक जैसे हम ऐसे बोले इसको कि जैसे हमको कोई एक चीज प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के बाद वो कितनी देर बाद रुक जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो इसको बोल सकते हैं टू कंट्रोल द सीक्वेंस। इसका ये बेसिक वर्क है, टू कंट्रोल द सीक्वेंस। ओके, अब हम लोग इसका बेसिकली पूरा विस्तृत एक एक करके देखते हैं कि इनका बेसिक यूज क्या है, इनको कैसे करते हैं हम लोग, कैसे यूज करना है। तो शुरू करते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन से। ओके, इस वाले से अपन लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें हम लोग देख रहे होंगे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि जो इंस्ट्रक्शन मतलब वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए कि वो कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट बनेगा वो यही बनेगा, टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहला जो इसका मेन काम क्या होता है? टू डिक्लेयर द
टाइप ऑफ वेरिएबल जो प्रोग्राम में यूज किया गया हो उसको कैसे यूज करना है। तो एक चीज और आप लोग ध्यान लें इससे पहले कि कोई भी आप वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे उससे पहले उसको आपको डिक्लेयर जरूर करना होता है। जैसे आप किसी प्रोग्राम के अंदर जैसे 4 डेटा टाइप यूज किए, ए बी सी डी, तो इनमें से हर एक को क्या आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो जैसे ए हमारा अगर आपको इंटीजर है तो इंटीजर डिक्लेयर करने पड़ेगा, बी हमारा अगर फ्लोट है तो फ्लोट, अगर एक कैर है तो कैर, या जो भी है अदरवाइज उसको आपको डिक्लेयर करना है। बिना डिक्लेयर किए इसको आप प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपको वो डिक्लेरेशन एरर दे देगा कि इसको पहले आप डिक्लेयर करें, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के कुछ नियम हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बेसिकली रूल होता है और कैसे उसको हम यूज कर रहे होंगे। जैसे अगर आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 10, ठीक है, दूसरा तुमने डिक्लेयर किया इंट जे इज इक्वल टू 10, तो देखो दोनों का बेसिकली डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, एक ही उसके अंदर लाइन के अंदर इंट आई इज इक्वल टू 10 और जे इज इक्वल टू 10, ठीक है, या जो भी है वैल्यू वैसे करके इसको आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू जे इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा कि जैसे अगर कोई डेटा टाइप है हमारा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट ए इज इक्वल टू है हमारा 1.5, दूसरा है बी, क्या है, बी इज इक्वल टू 1, जैसे ले लेते हैं 1 प्लस 2.5 ले लेते हैं, 2.5 इंटू 1.4, ठीक है। तो ऐसे भी करके हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को लगा करके उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे एक गड़बड़ ये होता है, अगर आपको बीच में ए को भी यूज करना है डेटा टाइप में, वो मैं नेक्स्ट उसमें समझाता हूं। जैसे मान लिया एक आपने वेरिएबल ले लिया इंट आई इज इक्वल टू 10, ओके, दूसरा वेरिएबल आपने ले लिया इंट जे इज इक्वल टू प्लस आई प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आई हमारा ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे आप लिख दें इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 10, उसके बाद फिर डिक्लेयर करें इंट आई इज इक्वल टू मान लिया 5। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको आई अगर आपको यूज करना है तो आई को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप जे को डिसाइड कर सकते हैं कि जे की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले अगर आपको यूज करना है तो उससे पहले आपको ये चीज डिफाइन करनी होगी। ठीक है, और एक चीज और बता दें, कुछ लोग जैसे अगर पूछ भी ये भी पूछ सकते हैं कि सर इनका ऑर्डर क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बेसिकली ये बता दूं कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नेक्स्ट जो चीज आपको बतानी है वो ये है, जैसे हमारा आई जे और जैसे 3 की वैल्यू हमारी बराबर है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू और के, तीनों की वैल्यू हमारी 10 है, तो इसको आप ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते इंट आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के इक्वल टू 10। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो ये आपका सी लैंग्वेज में वर्क नहीं कर रहा होगा। इसको अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे यूज करेंगे इंट आई जे के, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नीचे स्टेटमेंट दे देंगे आई इज इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 10। तो ये आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वैलिड स्टेटमेंट है। ओके, इट इज वैलिड स्टेटमेंट। तो हमने ये समझ लिया। अब नेक्स्ट चीज इसमें ये आती है, जैसा मैंने बताया पिछली अपनी प्रीवियस स्लाइड के अंदर, इस वाली के अंदर, कि आई जे को अगर जब तक आपको जे में आई को लेना है, जैसे अगर जे की वैल्यू तभी पता चल सकती है जब आई की वैल्यू पता हो, तो उसके लिए पहले आई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कलर चेंज करते हैं और डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो मैंने अभी क्या बताया था अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, कि अरिथमेटिक मतलब क्या है, अरिथमेटिक बिल्कुल सेम आपने उसमें पढ़ा होगा। अरिथमेटिक मतलब जो मैथ्स की कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उनके लिए जो स्टेटमेंट यूज होंगे
वो हमारे बेसिकली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे, मैथमेटिक कैलकुलेशंस। ओके, सॉरी ये यू है, कैलकुलेशंस। मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए जो चीज यूज होंगी वो हमारे होंगे बेसिकली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे पहला है हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजिबल, इक्वल टू का इसमें ये होता है, देखो सबसे ये भी समझ लेना, ये इक्वल का साइन ये है आपका, ठीक है। और ये जो है एक सिंगल इक्वल, तो इसको बोलते हैं अपन लोग इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ये किसी चीज को वैल्यू असाइन कर देता है, असाइनमेंट, इसीलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका यूज होता है बेसिकली कंपैरिजन के लिए, ठीक है। जब आप कोई चीज कंपैरिजन कर रहे होंगे उस टाइम पर आप लोग इक्वल के लिए ये वाला यूज करेंगे। और किसी को जैसे वैल्यू असाइन करनी है इंट ए इज इक्वल टू 10, तब आप लोग इसका यूज कर रहे होंगे असाइनमेंट का, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको जैसे कहीं पे कोई शर्त डालनी है कि अगर ए की वैल्यू हमारी 10 हो तभी ये चीज हो, तो उस टाइम पे आप लोग कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 10 अगर है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका क्या यूज होगा, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू, और इसके लिए आप लोग सिंगल इक्वल टू का यूज कर रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसके जो बेसिकली कुछ नियम है वो हम लोग समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट अपन ऑपरेंड्स का, कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है। तो जिनके बीच में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं c इज इक्वल टू 3+5, तो इसमें देखो तीन टाइप की आपकी कैलकुलेशंस, दो टाइप की हो रही है। एक तो ये प्लस हो रहा है, दूसरा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, असाइन की जा रही है वैल्यू। तो यहाँ पे जो ऑपरेंड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, एक 3 हो जाएगा, एक 5, और एक c जो है, c के बीच में भी एक ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए c भी आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेंड हो जाएगा। और इस अब दूसरी चीज आती है कि फिर ऑपरेटर्स क्या होंगे। तो ऑपरेटर्स मैंने जैसा अभी बताया था कि प्लस, माइनस, और ये आपका मल्टीप्लाई, डिविजिबिलिटी, तो ये वाला जो हो जाएगा प्लस, ये आपका ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटर वो होगा जो ऑपरेशन करेगा, मतलब ऐसे समझें, जैसे 3 और 5 के बीच में ऑपरेशन हुआ, ठीक है, तो 3 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड्स हो जाएंगे, जिनके बीच ऊपर ऑपरेशन हुआ है। और जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब अपन लोग देखते हैं कि इसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो भी अपन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इनके जो बेसिक रूल्स हैं इनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहला जो रूल है कि एक नाम आता है इंटीजर मोड अरिथमेटिक इंटीजर मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या अरिथमेटिक, इसमें बेसिकली आपको क्या बताया गया है, इसमें बोला यह गया है कि जो ऑपरेंड्स आपके होंगे उनके बीच में जो ऑपरेशंस हो रहे होंगे वो इंटीजर और इंटीजर के बीच में होगा, कैरेक्टर और कैरेक्टर के बीच में होगा अगर करना है, और फ्लोट है तो फ्लोट के बीच में होगा। मतलब इंटीजर को आप ऐसा नहीं कि इंटीजर को आप कैर से जोड़ सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। तो ये इसका एक बेसिक रूल है। रियल मोड के लिए ऐसे ही है, अलग से है, रियल मोड में अगर आपको करना है, दूसरा है हमारा इंटीजर का, दूसरा है रियल मोड। तो रियल मोड में आप लोग क्या कर रहे होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो आपको ऑपरेशंस करने हैं वो या तो रियल कांस्टेंट के ऊपर करेंगे या फिर रियल जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कर रहे होंगे। ना तो आप उनको इंटीजर मोड से मिक्स कर सकते हैं ना तो रियल मोड से, ऐसे समझ लीजिए। जैसे आपको करना है, एक जैसे आपने बनाया यहाँ पे, ऐसे इधर आपको समझा देता हूं। जैसे आपने एक लिया फ्लोट में कोई वैल्यू ली क्यू, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपने ले ली कैर सी। तो इसके बीच में बेसिकली अगर दोनों अगर रियल कांस्टेंट नहीं है तो इनके बीच में आप लोग ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेसिकली।
तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रकार के आपके मोड बनाए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड मोड। तो मिक्स्ड मोड में क्या होता है, मिक्स्ड मोड में बेसिकली होता यह है कि आप इंटीजर के साथ में और फ्लोट के साथ में या फिर कैर के साथ में अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो इंटीजर को रियल के साथ जोड़ दी, इंटीजर मोड को रियल मोड के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें इंट को फ्लोट के साथ जोड़ दें, इंट को कैरेक्टर के साथ जोड़ दें। तो जैसा आप ऑपरेशन चाहते हैं बेसिकली वैसा आप यूज कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चीज अब अपन देखते हैं कि जो हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनके कुछ और रूल्स हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे समझिए। जैसे एक चीज ये, इसका बेसिक रूल ये है कि जो सी लैंग्वेज है वो क्या करती है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख भी लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपको याद रखना होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सी अलाउज only one variable at left hand side, only one variable at left hand side, ओके। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इधर साइड में आपका एक ही वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं, दो वेरिएबल आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट को ऐसे लिखा तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी आप बात आप समझ लीजिए। ये आपका ट्रू है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ओनली वन वेरिएबल विल बी हियर, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि यही बेसिकली जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं यही लोगों से गलत होते रहते हैं, तभी प्रॉब्लम्स बेसिकली क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि एक हमारा होता है मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर ये क्या होता है, ये समझ लेते हैं। मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर, तो मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर के बारे में समझने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि जो बेसिकली आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है, द ऑपरेटर विच रिटर्न्स रिमाइंडर, ओके। जो आपका बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है वो ऑपरेटर आपका मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है। तो इसका साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे आपने लिखा 5 मॉडुलर डिवीजन 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे रहा होगा हमारा, वो हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर अगर आपने जैसे 2 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो इधर ये 4 हो जाएगा और इसको यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर में बच रहा है। तो मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, 1 आपको ये बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा। ये अंतर होता है आपके जो डिवीजन है और जो आपका मॉडुलर डिवीजन है, दोनों में ये बेसिकली अंतर है। जैसे आपने मान लिया यहाँ पे क्या किया, 35 है, एक नंबर और लेते हैं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, और एक दूसरा नंबर हम लोग उठाते हैं। जैसे हमने लिया 35 को हमने डिवाइड किया, मान लिया 8 से डिवाइड किया, तो कितनी बार जाएगा ये, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर बचा 3। तो अगर हम लोग करेंगे 35 मॉडुलो 8, मॉडुलो डिवीजन 8, तो क्या आ रहा होगा रिजल्ट हमारा, बेसिकली यहाँ पे 3 आ रहा होगा क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है बेसिकली वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 रिजल्ट वो आपको रिटर्न कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस के बीच में कांस्टेंट लेते हैं, तो ठीक है, उनका देख लेते हैं कि ये अलग कैसे हो जाएंगे। देखो जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया कैर ए, ठीक, दूसरा आपने बनाया कैर ए, तो ये बेसिकली दोनों जो ऑपरेटर ये वेरिएबल्स आपने बनाए हैं ये दोनों बेसिकली अलग अलग हैं। दोनों की जो स्काई वैल्यू है
वो भी आपकी अलग अलग होगी। अब स्काई वैल्यू क्या होती है वो समझने के लिए हम लोग सिंपली करते क्या है, यहाँ से अपने क्रोम के अंदर आप लोगों को जाना है। मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ साथ ही में। बेसिकली ये स्काई वैल्यू होती क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है सिंपल गूगल पे स्काई टेबल। ठीक है, तो स्काई टेबल जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्काई टेबल होती क्या है। तो स्काई टेबल जो है हमारी, वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब इसका बेसिक यूज क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे आप लोग कहीं पे भी यूज कर रहे होंगे किसी चीज का, तो उसका यूज होगा कैसे ये समझने के लिए आप लोगों को स्काई टेबल दी जाती है। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू, ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है इसमें अंतर कैसे पता चलेगा, ये चीज हम लोग स्काई वैल्यू की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कैपिटल ए के लिए जो है 65 डिफाइन है और स्मॉल ए के लिए 97 डिफाइन है। ठीक है, ऐसे इनके बीच में जो अंतर होता है वो हमारा होता है 32 नंबर्स का। ठीक है, कैपिटल ए 65 अगर है तो उसमें अगर 32 जोड़ देंगे तो वो हमारा स्मॉल ए बन जाएगा। कैपिटल बी अगर हमारा 66 है तो इसमें 32 जोड़ देंगे तो हमारा जो स्मॉल बी है वो बन जाएगा। तो ये बेसिकली होती है स्काई टेबल। ठीक है, इसमें नंबर्स के भी स्काई वैल्यू होती है, तो उनको आप लोग वेबसाइट पे जाके सिंपल गूगल पे टाइप करेंगे और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो सारे उस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर आप लोगों को परफॉर्म करना है इंटीजर पे, फ्लोट पे, तो इनको आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर सब पे अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यूज होता है। तो ये बेसिकली इसका यूज है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देख रहे हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। इसका काम ये है कि जब इनका हम लोग यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम पर इनको कैसे हम लोग कोड में लिख रहे होंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले, फिर आपको बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग यहां से लगाएंगे कि अगर आपको मान लिया कहीं पे एक ऐसी चीज की जरूरत है 2 की पावर 3 करनी है। ठीक है, तो आप लोग सिंपली अपने कोड के अंदर लिख ले होंगे 2 × 2 × 2 लिख के आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर 2 की पावर मान लिया 22 करनी है, तब आप क्या करेंगे। तो उस टाइम पर आपको करना ये है, बेसिकली सबसे पहले लिखना है एक फाइल। आपको कोड में अपने जो ये लिखते हैं stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसके अंदर आपको एक फाइल और इंसर्ट करानी पड़ेगी, तब math.h। ठीक है, तो math.h के अंदर आप लोगों को एक सुविधा दी जाती है पॉव फंक्शन की, उसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट में, ओके, और उसके बाद इसमें सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर ए। उसके बाद a इज इक्वल टू लिखेंगे हम पॉ, और उसके अंदर जैसे 2 की पावर 22 करनी है। ठीक है, तो इसको करेंगे ऐसे, सबसे पहले जिसकी पावर हमें करनी है उसको लिखेंगे हम, उसके बाद उसको कितनी बार करना है ये लिख देंगे, कितने टाइम्स करना है ये लिखेंगे जैसे, और उसके बाद सिंपली हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली ये 2 की पावर 22 जो है वो जनरेट कर देगा। प्रिंट एफ करेंगे %d और ये ए को जनरेट कर देगा। तो इसका बेसिकली यूज इसीलिए होता है, जैसे 2 की पावर 22 करना है तो ये सिर्फ एक लाइन की कोड की मदद से आप 2 की पावर 22 कर सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा आपको देता है कोड। तो ए आपको जो वेरिएबल है उसके अंदर लिखना क्या है, पॉव फंक्शन को कॉल करना है, और उसमें क्या करना है, जो सबसे पहले जिसको करना है और जितने टाइम्स करना है उसको कॉमा के बाद सेपरेट करके लिख देना है। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देना है, आपकी वैल्यू को वो यूज कर देगा। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि अगर पॉव फंक्शन जो है, पहले मैंने बता दिया है आपको कि ये math.h लाइब्रेरी के अंदर यूज होता है। अब सबसे पहले इंटीजर और एक और नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन।
ठीक है, ये भी बेसिकली जानना बहुत जरूरी है, इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन होता क्या है। हेडिंग डालते हैं इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, ये होता क्या है ये समझ लेते हैं अपन। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्ज सॉरी इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, तो इसमें बेसिकली है ये समझ लेते हैं अपन कि इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन बेसिकली कहेगा क्या। तो इसमें ये होता है जैसे आपने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर किया इंटीजर ए, ठीक है, अब उसके बाद आपने लिखा a इज इक्वल टू 5/2, तो 5 को अगर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स जाएगा पहले, फिर 1 बचेगा। अब मैथ में आप लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा के 2.5 आप लोग वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन बेसिकली है क्या ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर के अंदर डेसिमल अलाउ नहीं होता है, तो ये इससे बचने के लिए आपको ए की वैल्यू कितनी आपकी रिटर्न कर रहा होगा, वो 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि 2.5। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है। अगर यहीं पे ये फ्लोट होता तब ये क्या कर रहा होता, फ्लोट होता अगर, तो फ्लोट के लिए ये लोग ये 2.5 आपकी वैल्यू एज इट इज रिटर्न कर देता। अब नेक्स्ट ये है कि अगर जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट 5, ठीक है, फ्लोट एस एक वेरिएबल, चलो ये एस बना दिए। अब एस इज इक्वल टू आप लोग लिख देते हैं 5/2, तब ये वैल्यू क्या दे देगा, 2.5 आपको वैल्यू ये रिटर्न कर रहा होगा। तो ये बेसिकली होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि अगर मान लिया आपने कर दिया, यहीं पे एक क्वेश्चन और भी आता है, अगर आप लोग 2/5 कर दें तब रिजल्ट क्या आ रहा होगा, एनी गेस क्या रिजल्ट आ रहा होगा। तो इसका रिजल्ट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि 2/5 का रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब ऑपरेशंस की एक चीज और होती है, एक हिरार्की होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेशंस के अंदर कौन सी हिरार्की का यूज कर रहे होते हैं, कौन सा ऑपरेटर। जैसे अगर आप लोग ऐसे लिखें कोई चीज, जैसे अगर आपने शायद मैथ में ये रूल पढ़ा हो, ये वाला रूल बोर्ड मास, BODMAS, ये वाला रूल सबने पढ़ा होगा अप्रॉक्स, मुझे तो उम्मीद है। तो जैसे अगर बेसिकली यहाँ पे अगर हम ये करें, एक लंबा सा स्टेटमेंट लेते हैं, A इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 100 प्लस 32/4, सॉरी ये प्लस है, प्लस 32/4 माइनस 3 × 11। अब इतना लंबा ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज होगा, इस चीज को समझना एक बहुत कठिन चीज है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये बेसिकली ये देखिए एस होगा, ठीक है, एस या फिर कोई और वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ए यूज कर लिए हैं तो यहाँ पे ए नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो अगर इसमें सबसे पहले समझना ये है कि मल्टीप्लाई पहले आएगा कि डिवीजन पहले आएगा कि ये एडिशन पहले होगा कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पहले होगा, कौन सी चीज पहले होगी। इस चीज को डिसाइड करने के लिए इसकी एक ऑपरेशंस की टेबल होती है, उसके हिसाब से इनको यूज करते हैं कि कौन सी की प्रियोरिटी सबसे पहले होगा, कौन सबसे ज्यादा प्रायर होगा, ठीक है। पहले नंबर पे हम कौन सा यूज कर रहे होंगे ऑपरेशन, अगर इतने सारे ऑपरेशन दिए हैं तो इसमें से पहला ऑपरेशन हम कौन सा यूज कर रहे होंगे। उसके लिए एक टेबल है, सिंपल सी हम टेबल बना लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा पहले यूज होगा, कौन सा बाद में यूज होगा। तो सबसे पहले इधर हम लोग हेडिंग लगाए हैं, तो इधर हम लिखेंगे ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इधर है सबसे पहले प्रियोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इधर हो रहे होंगे हमारे ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दी जाती है, फर्स्ट प्रियोरिटी में आपका आता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दूसरा है आपका डिवीजन और तीसरा है मॉडुलर डिवीजन, ठीक है। इन तीन का हम लोग बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी इन तीनों को ही दे रहे होंगे। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे
मॉडुलो डिवीजन। इन तीन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेकंड प्रायोरिटी क्या है हमारी? सेकंड प्रायोरिटी पे आपका आता है एडिशन और सबट्रैक्शन। और जो थर्ड प्रायोरिटी आपको दी जा रही होगी वो होगी असाइनमेंट, मतलब किसी को वैल्यू असाइन करना। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से अगर किसी भी इस जैसे इस कोड के अंदर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले पे किसको रखना है ये जानना है, तो उसके लिए बेसिकली क्या ऑपरेशंस पहले यूज होंगे, क्या ऑपरेशंस बाद में यूज होंगे, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज और समझनी है कि अब जैसे मान लिया किसी एक कोड के अंदर ये तीनों एक साथ आ जाए, तब इनमें से पहले कौन यूज होगा, ये समझने वाली बात होती है। तो इसके लिए यूज होता है जो हमारा, वो होता है एसोसिएटिव। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। आप उसको समझ लेते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। तो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर क्या है बेसिकली, हम ये समझ लेते हैं कि इसमें बेसिकली कैसे इसको यूज कर रहे होंगे। जैसे इसके अंदर क्या हुआ, थ्री, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, थ्री को डिवाइड करें टू से और मल्टीप्लाई करें फाइव से, अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया है तो इसमें ये देखो ये दोनों इक्वल जो है हमारे इक्वल प्रायोरिटी के आ चुके हैं। ठीक है, इनकी जो प्रायोरिटी में है ये इक्वल उसमें है, इक्वल प्रायोरिटी है दोनों की। अब इसमें से पहले कौन सा यूज होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले यूज कर रहे होंगे, कौन सा ऑपरेटर हम लोग बाद में यूज कर रहे होंगे। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं नियम वो है लेफ्ट और राइट एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो पहला जो है वो है लेफ्ट एसोसिएटिविटी, और जो हमारा सेकंड हो रहा होगा वो हो रहा होगा राइट एसोसिएटिविटी, राइट एसोसिएटिविटी। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो थ्री, ये लेफ्ट वाला है वो हमारा थ्री है। ठीक है, तो टू को क्या करेंगे, या तो टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेफ्ट एसोसिएटिविटी यूज होगी। अगर यहीं पे अगर हमको अगर राइट एसोसिएटिविटी यूज करना है तो वो हम कैसे कर रहे होंगे, पहले राइट में ये है तो सबसे पहले हम इस पे ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, राइट एसोसिएटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। बहुत बात हो गई इन पे, अब नेक्स्ट पे आते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पे। चलो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल का मैंने अभी आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूशन को कैसे करना है, कौन सी चीज कब प्रिंट करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइम, अगर ये चीज हो रही है तभी ये प्रिंट करना है। तो ये सारी चीजें आप लोग किससे डिसाइड कर रहे होंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद से डिसाइड कर रहे होंगे। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का जो ब्रीफ ओवरव्यू है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और ब्रीफ में इसकी बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वीडियो है उसमें कर रहे होंगे। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस बेसिकली होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। जो हमारे प्रोग्राम में कोई कोड अगर आपको यूज करना है तो उसको डिटरमाइन करना है, जैसे बोल सकते हैं इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो एग्जीक्यूट करेगा वो हमारा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में, इसके टाइप के बारे में देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली ये चार टाइप्स के हैं। ठीक है, टोटल 4 टाइप्स हैं इसके। तो जो इसका पहला टाइप है वो है हमारा सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है वो है रिपीटिशन, और जिसको बोलते हैं लूप। लूप तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कोई चीज अगर बार बार प्रिंट करा जा रही है, ऐसे ऐसे करके एक ही चीज बार बार सेम प्रोसेस को करना, वो लूप हमारा उसको बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये चार टाइप के हमने देख लिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस।
अब इनका जो ब्रीफ में है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बात कर रहे होंगे। वहां पे हम लोग इनको समझ रहे होंगे कि इनका बेसिकली यूज का है, कहाँ पे हम इनको यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इन सब के बारे में नेक्स्ट उसमें बात हो रही होगी, तब हम लोग इसको समझेंगे कि इसका क्या बेसिकली यूज है। तो गाइज हमने क्या किया है, अपना पहला यूनिट जो है लेटेस्ट सी बुक के हिसाब से हमने खत्म कर दिया है। तो यूनिट 1 आपका ओवर हो चुका है। तो यूनिट 1 हमने खत्म कर दिया है यहाँ पे। तो यूनिट 1 के अंदर हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं ये भी देख लेंगे। सॉरी, यूनिट 1। तो ये है गाइज यूनिट 1 का ओवरव्यू। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, शुरू किया था हमने कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, इनके बेसिकली टाइप्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है। उसके बाद हमने सीखा लेफ्ट और राइट एसोसिएटिविटी क्या होती है, स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसका कैसे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने आज डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद आती है बात की डीपीपी। आज आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे होंगे डीपीपीस के अंदर, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। वहां पे जाके आप लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप डायरेक्टली हमें मैसेज करेंगे। उसके बाद डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो भी आ रहा होगा, वो हम आपको आने वाले संडे को या उसमें हम डिलीवर कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि डीपीपी का सोल्यूशन कल ही आ जाएगा, डीपीपी का सोल्यूशन आपका संडे या किसी और डे पे आ रहा होगा। आगे आपकी क्लास कंटिन्यू की जाएगी और बाकी चीजें आपकी डिलीवर की जा रही होंगी। ठीक है, और उसके साथ में हम आपको कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी दे रहे होंगे, कोड कैसे करना है ये बता रहे होंगे। तो कल की जो क्लास होगी बेसिकली वो आपके टॉप 10 क्वेश्चंस यूनिट 1 से उठाए जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस को आपको कोडिंग की मदद से करके दिखाया जाएगा, लॉजिक भी आपको समझाया जाएगा साथ ही में, लेकिन आपको टॉप 10 क्वेश्चंस या टॉप 20 क्वेश्चंस हो सकता है हम लोग बता रहे हो, और साथ में आपको लाइव आपको कोड करके दिखाया जाएगा कैसे आपको करना है अपने कोड पे। और एक चीज और आज आपको बता दें हम साथ ही में, कुछ लोग क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि कल जैसे मेरे पास 2-3 मैसेज ऐसे आए कि सर हम कोड कर रहे हैं वीएस कोड के अंदर। ठीक है, वीएस कोड में वो लोग कर रहे हैं तो उनको एक एरर मैसेज थ्रो हो रहा है जीसीसी का, कि जीसीसी इज नॉट डिफाइंड करके कुछ मैसेज आता है। तो इस चीज को कैसे बचना है, इस चीज से इसको कैसे इस एरर को सॉल्व करना है, ये चीज हम लोग एक डेडिकेटेड इसका वीडियो बना देंगे कि कहाँ पे आप कोड करें, मोबाइल पे कैसे कोड करना है आपको। तब तक के लिए अगर कोई कोड करना चाहता है तो उसके लिए बेसिकली करना क्या है मैं आपको बता देता हूं करके। सिंपली आपको जाना है, लिखना है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। ओके, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर आपको लिखना है और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग जिस भी उसका करना चाहते हैं कोड, ये चीज आप लोग फोन पे भी कर सकते हैं। यहां से अगर आपको सी का कोड करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए सी। ओके, इसके बाद इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोग सिंपल कोड करेंगे, कोड करने के बाद यहाँ पे जाके रन बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपल सा आपका जो कोड है देखो ये रन हो गया। तो बेसिकली गाइज ये था आज के वीडियो में। मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay happy, stay healthy and be attentive about your study so that you can learn from us and try to share it to your friends. And guys, if you like our content then please like and share to our channel to your friends and subscribe to my channel. Thank you guys, have a nice day.